सो हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम मॉडर्न एज के जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स को क्रोनोलॉजी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो मॉडर्न जो एज है वहां से ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो क्रोनोलॉजी में आपको एक राइटर की बुक्स पूछते हैं, इसलिए हम पर्टिकुलर राइटर को डिस्कस करेंगे, उनकी कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है आजकल जो पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं सिर्फ क्रोनोलॉजी के। तो इसलिए डेट आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेट याद करनी है, पेपर में पूछी जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एज के जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना काफी ज्यादा रहती है, जैसे कि टीएस एलियट है, डब्ल्यूबी यीट्स, एम फॉस्टर, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके कौन कौन से वर्क आप इनके कौन कौन सी बुक्स जो है उनकी डेट आपको याद करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोसेफ कॉनरेड की। इनकी जो मोस्टली बुक्स है वो सी वॉयज के ड्यूरिंग सेट की गई है। इनकी सबसे पहली बुक है द एल्मायर्स फॉली। एल्मायर्स फॉली की डेट है 1895। उसके बाद है द निगर ऑफ नार्सिसस। द निगर ऑफ नार्सिसस, इसकी डेट है 1898, सॉरी 99 है इसकी डेट। उसके बाद इसकी बुक आती है लॉर्ड जिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी समरी भी आपको पढ़नी है, ये 1900 में है, राइट। उसके बाद है हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस, मिस्टर कर्ट्स है इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये है 1902 में, ठीक है। जोसेफ कॉनरेड की ये 4 बुक्स की डेट आपको याद करनी है, राइट। उसके बाद हमारे नेक्स्ट राइटर आते हैं जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस, इनका जो पहली बुक है डबलिनर्स। डबलिनर्स भी 1900 में लिखी गई है। और उसके बाद है ए पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। ए पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, इस बुक को लिखा है 1916 में। 1916 में ये कमिंग एज नॉवल है, बिल्डिंग्स रोमन भी बोलते हैं जिसको, जिसमें चाइल्डहुड से लेकर जो अडल्टहुड की स्टोरी को मेंशन किया जाता है, ठीक है, नरेटर की। तो ये बिल्डिंग्स रोमन है, कमिंग एज नॉवल है। उसके बाद इसकी बुक आती है यूलिसिस। यूलिसिस को लिखा है 1922 में। देखो यूलिसिस जो नोवेल लिखी है वो जेम्स जॉयस ने लिखी है और पोएम लिखी है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इनकी बुक है फेनेगन वेग। फेनेगन वेग को लिखा है 1939, राइट। ये 2 राइटर हो गए हैं, जेम्स जॉयस और जोसेफ कॉनरेड। उसके बाद नेक्स्ट जो राइटर हैं इसमें वर्जीनिया वुल्फ। इनकी बुक्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था वर्जीनिया वुल्फ से। वर्जीनिया वुल्फ की जो पहली बुक है वो है द वॉइस आउट। द वॉइस आउट 1914 है या 16 है, आई थिंक 1914 है। उसके बाद नेक्स्ट है जैकब्स रूम, ये है 1922 में। जैकब्स रूम को लिखा है 1922 में। और उसके बाद है मिसिस डेलोवे।
मिसिस डेलोवे को लिखा है 1925 में। और उसके बाद है टू द लाइट हाउस, 3 पार्ट में डिवाइड किया है टू द लाइट हाउस को, और इसको पब्लिश किया था 1927 में। ठीक है, उसके बाद है ओरलैंडो, ए बायोग्राफी। 2022 में यहां से क्वेश्चन आया था कि ओरलैंडो का बर्थ होता है कौन से रेन में, जब किसका रूल था, एलिजाबेथ फर्स्ट का जब रूल था ब्रिटेन में, तब ओरलैंडो का जन्म होता है। ओरलैंडो मिथ से ये स्टोरी ली गई है। उसके बाद है ए रूम ऑफ वंस ओन, ये है 1928 में। और ए रूम ऑफ वंस ओन 1929 में है ये। ठीक है, ये ही इंपॉर्टेंट है इसकी। और हाँ, बस इतना ही है। उसके बाद विलियम फॉकनर, विलियम फॉकनर का एक वर्क है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पे, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने जो इलियड और ओडिसी है, होमर के वर्क है, उनको प्रोज में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, प्रोज में लिखा है। विलियम फॉकनर का है द वे ऑफ ऑल फ्लैशेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार यहाँ इसका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये 1903 में है। ठीक है, लेकिन इसका आपको याद ये रखना है कि इसने होमर के जो वर्क है इलियड और ओडिसी, उसको प्रोज में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट राइटर फिर है हमारे E.M. फोस्टर, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया पढ़ा होगा इसका मास्टर्स में। E.M. फोस्टर, E.M. फोस्टर ने लिखा है वेयर एंजल फियर टू ट्रेड। एंजल फियर टू ट्रेड, इसको लिखा है 1905 में। और हावर्ड्स एंड, हावर्ड्स एंड को लिखा है 1910 में। और देन है ए पैसेज टू इंडिया, 1924 में है ये। एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल 1927। ठीक है, ये 4 है E.M. फोस्टर के। उसके बाद एल्डस हक्सले, एल्डस हक्सले का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है क्रोम येलो, 1921। क्रोम येलो है 1921 में। देन एंटिक है एंटिक है 1923 में है। उसके बाद है पॉइंट काउंटर पॉइंट, पॉइंट काउंटर पॉइंट, इसको लिखा है 1928 में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी बुक है वो है, यहां पे लिख देता हूं, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इसको पब्लिश किया गया था 1932 में। ये 4 बुक्स है एल्डस हक्सले की जो आपको क्रोनोलॉजी में याद करनी है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट राइटर। नेक्स्ट राइटर है हमारा विलियम गोल्डिंग, बुकर अवार्डी भी है और नोबेल अवार्डी भी है। नोबेल अवार्ड मिला है 1983 में और बुकर अवार्ड मिला है 1980 में। विलियम गोल्डिंग, इनकी जो डेब्यू नोवेल थी द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, द कोरल आइलैंड से इंस्पायर होकर लिखी है। 6 लड़कों की कहानी है ये, राल्फ, पिगी, इस तरह के 6 कैरेक्टर हैं, 6 बच्चे हैं इसमें। तो वो
कौन सा जो लड़का है कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको पढ़नी है। तो इसकी समरी पढ़नी है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज 1954 में पब्लिश की गई थी। और उसके बाद है द इनहेरिटर्स। इनहेरिटर्स 1955 में है। उसके बाद इनकी एक ट्रायलॉजी है टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये ट्रायलॉजी है, इसके अंदर 3 पार्ट है। राइट्स ऑफ द पैसेज, राइट्स ऑफ पैसेज, राइट्स ऑफ पैसेज है 1980 में। 1980 में ही इनको बुकर अवार्ड मिला है इस बुक के लिए, राइट्स ऑफ पैसेज, जो इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। टू द एंड ऑफ द अर्थ जो ट्रायलॉजी है उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये। उसके बाद इसकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो है क्लोज क्वार्टेट। क्लोज क्वार्टेट लिखा है 1987 में। और जो लास्ट वाली जो थर्ड है इसमें वो है फायर डाउन बिलो। ये है 1989 में। ठीक है, ये 4 हो गई विलियम गोल्डिंग की, जो आपको सीक्वेंस में ही याद करनी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न राइटर, जिनका नाम है टीएस एलियट। एज ए क्रिटिक भी इनका काफी बड़ा नाम है ब्रिटिश लिटरेचर में। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, क्रिटिकल ऐसे है ये शेक्सपियर के हैमलेट पे, 1920 में है ये। इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है उसको पॉपुलर किया है टीएस एलियट ने। इसको आर्टिस्टिक फेलियर बोला था हैमलेट को टीएस एलियट ने, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कोरिलेट नहीं कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। एज ए क्रिटिक भी मैं इसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई थी। एज ए क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो टीएस एलियट के मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको सबको मैंने डिस्कस किया था। द मेटाफिजिकल पोएट को भी, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इन सब की हम बात कर चुके हैं। 1920 में ही ये लिखी गई थी, पब्लिश की गई थी। उसके बाद इनकी बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड 1922 में है, क्राइटेरियन मैगजीन में इसको पब्लिश किया गया है। 5 पार्ट में है, पांचों के नाम भी आपको सीक्वेंस में याद करने हैं। ठीक है, वेस्टलैंड के बाद द हॉलो मैन। द हॉलो मैन है 1925 में। और उसके बाद है एस वेडनेसडे। एस वेडनेसडे 1930 में है। 1930 में ये कन्वर्जन पोएम है इनकी। ठीक है, ये वैसे अमेरिका में पैदा हुए थे, बट इन्होंने अपना कन्वर्जन किया था, अपने धर्म को चेंज किया और ये सेटल हो गए थे फिर ब्रिटेन में। एस वेडनेसडे इनकी कन्वर्जन पोएम है, जिसको लिखा पब्लिश किया गया था 1930 में। उसके बाद है मर्डर इन कैथेड्रल। मर्डर इन कैथेड्रल है 1935 में। उसके बाद द कॉकटेल पार्टी। द कॉकटेल पार्टी है 1949 में है। और उसके बाद फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म। फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म ये है 1956 में है। ये टीएस एलियट के ये बुक्स आपको अच्छे से सीक्वेंस में याद करनी है। देन अगले हमारे राइटर हैं फिर विलियम बटलर यीट्स, जिनको नोबेल अवार्ड भी मिला है। टीएस एलियट को भी नोबेल अवार्ड मिला है 1948 में। और विलियम बटलर यीट्स को मिला है 1913 में। आयरिश पोएट हैं ये विलियम बटलर यीट्स। और एक बात और इंपॉर्टेंट मैं डब्ल्यू.बी. यीट्स के बारे में बताना चाहूंगा। 2 पोएम मैं ऐसी आपको बताऊंगा इनकी जहां से 90% चांसेस रहते हैं अगर डब्ल्यू.बी. यीट्स से कोई क्वेश्चन आएगा तो इसकी लाइन पूछी जाएगी।
और वो लाइन में आपको बता दूंगा कौन कौन सी पोएम आपको पढ़नी है। सिर्फ 2 पोएम है, 90% चांस है अगर WB से कोई क्वेश्चन आता है तो उन 2 पोएम से ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले WB का है द लेक इसले ऑफ इनिस्फ्री। द लेक आइसले ऑफ इनिस्फ्री, जिसको लिखा था 1890 में। उसके बाद है ईस्टर 1916, ये 1916 में ही है, इसमें टाइटल में साथ में ही डेट है 1916। उसके बाद है नो सेकंड ट्रॉय, नो सेकंड ट्रॉय की डेट भी 1916 ही है। देन द वाइल्ड स्वान एट कोली, द वाइल्ड स्वान एट कोली, इसको 1917 में पब्लिश किया गया था। और उसके बाद द सेकंड कमिंग, द सेकंड कमिंग है 1920 में। इसका जो इस बुक से चिन्वा एचबी ने टाइटल लिया है। ठीक है, एक बुक का कमेंट में बताना कौन सी बुक है सेकंड कमिंग से जिसका टाइटल लिया है चिन्वा एचबी ने। ठीक है, उसके बाद 1920 के बाद है ए प्रेयर फॉर माय डॉटर, ए प्रेयर फॉर माय डॉटर 1921। देन लीडा एंड स्वान, (1924). ठीक है, ये पोएम इंपॉर्टेंट है WB येट्स की। अब आपको पढ़नी कौन सी है? द सेकेंड कमिंग, इसको स्टार मार्क कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडा एंड स्वान 1, 2। और हाँ, अगर आप इसकी और पोएम नहीं पढ़ते हो तो ये 2 पोएम जरूर पढ़ लेना, इसकी लीडा एंड स्वान की और द सेकंड कमिंग की। अच्छे से लाइंस इनकी आपको याद करनी है, ओपनिंग लाइन क्या है, क्लोजिंग लाइन क्या है, इनकी समरी भी पढ़ लेना। अगर लाइन आए तो हो सकता है आपको समरी याद हो, एज इट इज लाइन आपको याद ना हो, तो समरी से आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन वहां से आई है, सेकंड कमिंग से आई है या लीडा एंड स्वान से आई है। ठीक है, तो इनकी जो ये पोएम है, और एक एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, मैथ्यू आर्नोल्ड की, रॉबर्ट ब्राउनिंग की, इनकी पोएम के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी उनकी पोएम इंपॉर्टेंट है जहां से लाइंस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही कर लो इन राइटर्स को। मॉडर्न में इतने ही राइटर हैं, बाकी पोस्ट मॉडर्न में आएंगे, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा उसी का होगा। सो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ जुड़े रहें। अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है तो फटाफट से अपना रिवीजन जो है वो शुरू कर दें, नई चीजें पढ़नी अब बंद कर दें। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है उतना ही आप रिवीजन करें, जितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।